जय हिंद। आज से एक नई कड़ी, एक नए विषय सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज से राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी की शुरुआत कर रहा हूँ। और आज जो है सबसे पहला भाग यानी अनुच्छेद 1 से 4 पढ़ने वाले हैं। बता दें कि जो पॉलिटी है वह हर एक एग्ज़ाम, चाहे छोटा एग्ज़ाम ग्रुप डी से लेकर के IAS PCS तक, हर एग्ज़ाम में यह एक बहुमूल्य अपना योगदान प्रदान करता है और इसके बिना कोई भी एग्ज़ाम पास करना असंभव ही है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में लगभग 15 से 20%, अगर कोई GS ही पूछा जा रहा है तो वहाँ पे 22 से 25% तक पॉलिटी से प्रश्न आते हैं। तो एक और आपके लिए क्वेश्चंस है, और आप अगर इसे पता है आपको तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। भारत के समुद्र तट पर अगर मान लीजिए कोई घटना हो जाती है तो उस क्षेत्र, वह जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? भारत से जो है या संबंधित राज्य से, यानी उस घटना का जिम्मेदारी कौन लेगा, संबंधित राज्य या भारत? तो यह और इसका उत्तर आपको इसी वीडियो में अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में मिलने वाला है। तो आइए बिना देरी किए बढ़ते हैं अपने मुकाम की तरफ। सबसे पहले अनुच्छेद 1 की तरफ। तो यहाँ पे भारत का संविधान अनुच्छेद 1 में क्या है? इसका नाम यानी शीर्षक दिया गया है संघ का नाम और क्षेत्र, यानी इसमें संघ का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। संघ का नाम है और संघ यानी जो हमारा यूनियन है किन किन क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिसे हम राज्य कहते हैं, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, इनसे मिलकर बना है। तो उनके नाम वगैरह भी आपको इसी अनुच्छेद में मिलने वाले हैं। तो अनुच्छेद 1 के ए में बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत, हमें इससे कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इंडिया और भारत दो हैं। इसी बीच समय में लगभग 2-4 महीने पहले जब कांग्रेस ने अपने संगठन या गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया था, तो उस समय एक बड़ा डिबेट शुरू हो चुका था कि हम भारत को इंडिया कहें कि भारत कहें। तो भारत यानी हमारी सरकार ने भी कई मंत्रालयों में जहाँ पे इंडिया नाम यूज हो रहा था वहाँ पे भारत का प्रयोग किया, जबकि हमारा संविधान पूरे प्रमाण के साथ कहता है कि आप इंडिया लिखो चाहे कहीं भारत लिखो, दोनों समान रूप से मान्य है, चाहे वह इंटरनेशनली रूप से हो चाहे अपने देश के भीतर किसी डिस्प्यूट या विवाद से संबंधित मामला हो। और यह यहाँ लिखा है एक चीज़ संघ, यानी हमारा देश यानी भारत या अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। संघ मतलब क्या होता है? देखिए, संघ को इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। वैसे 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है कॉन्फेडरेशन, ठीक है। तो कॉन्फेडरेशन में यह चीज़ होता है कि इसमें जितने भी राज्य शामिल हैं, जितने भी क्षेत्र शामिल हैं, वह स्वतंत्र होते हैं। कभी भी अपना क्षेत्र ले करके वह इस मतलब मूल देश से अलग हो सकते हैं।
जैसे अमेरिका है, अमेरिका जो है कॉन्फेडरेशन है, यानी उसके भीतर जो 50 राज्य हैं उसके आप जो फ्लैग होता है ना, फ्लैग, तो अमेरिका का भी फ्लैग है, उसके फ्लैग पर देखेंगे तो लगभग 50 स्टार बने हुए हैं, और वह 50 स्टार जो है उन 50 राज्यों को संकेतित करता है, यानी इंगित करता है। तो उसमें जो कॉन्फेडरेशन है अमेरिका में, यह बिल्कुल जैसा हमने बताया कि यह जब चाहें बिल्कुल अलग हो सकते हैं, ठीक है। इन्हें एक शपथ पत्र या बोल सकते हैं संधि पर हस्ताक्षर करके जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमारा यूनियन, हमारा देश यूनियन है, संघ है, इसमें से कोई भी राज्य, कोई भी क्षेत्र बाहर नहीं निकल सकता किसी भी हस्ताक्षर के द्वारा या अपने मन से या किसी भी सैनिक कार्यवाही के द्वारा। अगर ऐसा करता है तो हमारा भारत देश अपनी सेना, जो भी वायुसेना है, जल सेना, थल सेना का उपयोग करके उसे दबाएगी विद्रोह को, और उसे शांत करके अपने ही क्षेत्र में उसे बनाए रखेगी। यानी हमारे यूनियन से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता किसी भी कीमत पर। यदि उत्तर प्रदेश चाहे कि हम नेपाल में जाके मिल जाएं तो यह असंभव है, नामुमकिन है एकदम, इसे यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है। तो आगे पी में क्या प्रावधान है कि राज्य और उसके क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट के अनुसार होंगे। अब दूसरे की ज़रूरत इसलिए पड़ी, तो अब मान लीजिए पहले में तो आपने पढ़ लिया कि इसमें राज्यों का संघ है, और संघ है तो इसमें संघों का नाम भी है और क्षेत्र भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्षेत्र है, कहीं नाम लिखा गया है, जितने भी 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का कहीं नाम नहीं है। और वह बताया गया है 2 में कि उसकी व्यवस्था कहाँ पे है, तो वह पहली अनुसूची में है। जब आप पढ़ेंगे पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ठीक है। ऐसे ही 9वीं आती है 10वीं, 10वीं में आप पढ़े होंगे दल बदलू, यानी दल बदल का कानून बनाया गया। फिर 11वीं में जो है पंचायत विभाग यानी बनाया गया इससे, और नगर पालिका निगम जो है बनाया गया 12 से, ठीक है। और 1 में ही है राज्यों संघ, राज्य और संघ केंद्र या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो इसीलिए कह रहा है कि इसमें जितने भी नाम होंगे वह 1 में होंगे। अब आपका सवाल होगा कि क्यों 2 में रखने के, नाम लिखने के बजाय उसे दूसरी तरफ संकेतित कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा संविधान ऐसे ही बहुत भारी है, बहुत मतलब बड़ा है, क्योंकि इसमें राज्यों का भी अलग से संविधान लिखा गया है, राज्यों के लिए भी नियम कानून इसमें शामिल किए गए हैं, जिससे यह बहुत बड़ा हो चुका है। अगर मान लीजिए इसमें यह सब भी जोड़े जाएं और इससे संबंधित जितने भी संशोधन हैं इसी में अगर किए जाएं तो यह और हमको लगता है 20-25 पन्ना और बढ़ जाएगा, जिससे हमें समस्या होगी इसे पढ़ने में, इसको उपयोग करने में, या इसे एक साथ रख पाने में। फिर इसे 2-3 पार्ट में रखना होगा अलग अलग। आप इसे समझ चुके होंगे। अब तीसरा में क्या है, यानी सी में, यानी इसके 3 पार्ट हैं, ए, बी और सी। और सी में अब ए पार्ट है, इसमें बताया गया कि राज्यों का क्षेत्र, राज्य का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक होगा। पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश, यानी पहले में है राज्य, जितने भी 28 राज्य हैं वह किसमें शामिल होंगे, तो तीसरे के ए में है। और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसे हम यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी, यह कुल 6 हैं। और ऐसे क्षेत्र भी इसमें शामिल होगा जिसका अधिग्रहण किया जा सकता हो या किया गया हो, वह भी इसी वाले सेक्शन में रहेगा।
मान लीजिए हमारा भारत कभी भी तिब्बत को जीत लेता है चाइना से, क्योंकि चाइना तिब्बत को हड़प लिया था, वो तो पहले स्वतंत्र था। और आज भी अगर चाइना से लड़ाई करने के लिए अगर भारत तैयार हो जाए तो तिब्बत जो है भारत में मिलने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होगा, क्योंकि जो वहाँ के निर्वासित सरकार चला रहे हैं वह इंडिया में ही बैठकर उसको चलाते हैं। उनका संसद भवन यानी पार्लियामेंट भारत में ही है। तो अगर मतलब ऐसी स्थिति बनती है तो चाइना मान लीजिए भारत में तिब्बत भारत में मिल जाता है, तो अब वह किसका क्षेत्र बनेगा? तो भारत में जब मिला है तो भारत का ही क्षेत्र बनेगा। लेकिन वह इन राज्यों वाले राज्यों में तो है नहीं, यूटी में है नहीं, वो तो अभी हाल ही में आया है। तो कह रहा है कि तीसरे में यानी तीसरे में कि अगर कोई भी संविधान या कोई भी क्षेत्र भारत से मिलता है, भारत में जुड़ता है, वह भी भारत का पार्ट या अभिन्न अंग समझा जाएगा। देखिए पहले अनुच्छेद में हमने इतना जानकारी पढ़ा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक टिप्पणी है। क्या है इसमें कि संविधान का जो 7वां संशोधन 1956 में हुआ, इसमें अनुच्छेद 1 में संशोधन किया गया है ना, और जहाँ किए गए संशोधनों के हिस्से के रूप में भागों के आधार पर राज्यों के विभाजन को समाप्त कर दिया गया। तो 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया। यह क्यों किया गया, हम इस पर भी पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए इसके 1956 यानी 7वें संशोधन के पहले हमारे जितने भी क्षेत्र थे, राज्य के क्षेत्र, उन्हें 4 भागों में क्या किया गया था, बांट दिया गया था। और फिर 1956 में इसे राज्य और यूनियन टेरिटरी यानी यूटी में इसे फिर बना दिया गया, यानी नए तरीके से इसे संशोधित किया गया। अब भाग ए बी के स्थान पर राज्यों का उपयोग किया गया, ठीक है। इसमें बताया ना कि चार था, ए बी सी और डी। तो जो 2 वाले ऊपर वाले थे यानी ए और बी को राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि सी और डी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना गया। इसमें 5 केंद्र शासित प्रदेश हुए और 14 राज्य बने। कब? 1956 में 7वें संशोधन के अनुसार, ठीक है। तो ऐसा कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा नज़र हमें डाल लेना चाहिए। तो आइए बिल्कुल इसे समझते हैं। तो शुरुआत से समझेंगे। 1947 में भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त को, लेकिन 14 अगस्त को ही पाकिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता दिवस मना लिया। एक दिन पहले भारत ने एक दिन बाद मनाया, क्योंकि था तो बेटा, अभी भी बेटा है, लेकिन कभी कभी बेटा जब नालायक निकल जाता है तो बाप से भी आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रहेगा तो हमेशा पीछे ही, क्योंकि कहा गया है आम कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, डाल के तो नीचे ही रहना है। अब जब 1947 में पाकिस्तान और भारत अलग हुआ तो उस समय टोटल जो रियासतें थीं भारत मतलब पूरे ब्रिटिश शासनकाल में, वह 565 थी। समझते चलिए, 565 रियासतें थीं। रियासतें समझ रहे हैं? यह जो राजा होते हैं उनके क्षेत्र थे जहाँ राजा हुआ करते थे। अब इसमें से 13 इसमें से जो है पाकिस्तान ने 13 रियासत मिला करके अपना पाकिस्तान देश को इसने बनाया, जबकि भारत ने कुल 552 है, लेकिन अभी बता रहे हैं क्यों कैसे।
549, ठीक है ना, रियासतों के साथ भारत ने अपनी प्रतिरूप यानी अपना तस्वीर बनाया जो आपको आज भारत दिखता है। लेकिन हमने बताया कुल 565, तो इसमें 3 रियासतें बच रही हैं, तो 3 रियासतें यहाँ पे जोड़ी जाती हैं। वो 3 रियासतें कौन कौन थी? तो वह HJK, कौन सी है? H हो गया, J हो गया, K, यानी बीच में I केवल क्या है? बाकी है, I को हमें नहीं लिखता। तो HJK, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। ये एक ऐसे क्षेत्र थे जो अपने आप को न पाकिस्तान में शामिल किए न ही भारत में शामिल किए, क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय जो लॉर्ड माउंटबेटन था उसने घोषणा किया था कि जिसको या जो रियासत चाहे पाकिस्तान में मिल सकती है, जो रियासत चाहे भारत में, या जो चाहे वह स्वतंत्र भी रह सकती है। तीन तरीके से इन्हें मतलब कि स्वतंत्र या जुड़ने का मौका मिला था। तो इन तीनों ने अपने आप को स्वतंत्र रहने का, अपने बिल्कुल किसी देश में मिलने का कोई इनका इरादा नहीं था। फिर भी भारत में जो हमारे पटेल साहब यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन, यानी पटेल साहब और मेनन, VP मेनन ने अपने अथक प्रयास और बुद्धिमानी से इन तीनों राज्यों को अपने में मिला लिया। अब आप भी एक बार सवाल करेंगे कि जब ये मिलना नहीं चाहते थे तो इन्हें बुद्धिमानी से या ज़बरदस्ती क्यों मिलाया गया? क्योंकि आपको बता दें कि जो हैदराबाद है वहाँ पे पुलिस कार्यवाही करके जो है निज़ामों को अधीन किया गया, निज़ामों को हराया गया, ऐसे वो मान नहीं रहे थे। जबकि जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, जो कि यहाँ का जो मतलब कि राजा था वह मुस्लिम था, जबकि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री था वह हिंदू था। तो और यहाँ पे हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा थी, मुस्लिमों की कम थी। तो जब जनमत संग्रह किया गया तो यहाँ पे भारत में यहाँ पे मिलने के लिए लोग ज़्यादा वोट किए और ये भारत में जाके मिल भी गया। और यह शुरू में तो स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन बाद में लगा पाकिस्तान की अलागने, और यहाँ पे हैदराबाद भी यही काम कर रहा था क्योंकि यहाँ मुस्लिम राज्य था, मुस्लिम शासक हुआ होते थे। जबकि कश्मीर भी मुस्लिम, मतलब कि यह तो कोई मतलब राग नहीं अलाप रहा था, बिल्कुल अलग था, शांत था, क्योंकि यहाँ पे हरि सिंह राजा थे, हरि सिंह, और जो अब्दुल्ला हैं वो यहाँ के PM हुआ करते थे, यानी प्रधानमंत्री। चूँकि यह भारत के बिल्कुल बीचों बीच में पड़ते हैं, अगर इन्हें हम देखा जाए तो ठीक है, यह पूरे बीच में पड़ेंगे। यहाँ पे एक यहाँ पड़ता था, एक इधर और एक इधर। तो अब आप ही सोचिए कि अगर भारत के बीच में अगर कोई पाकिस्तानी विचार का रहेगा तो सोचिए कि भारत को क्या कर देगा? खोखला कर देगा। और ये बिल्कुल यही पाकिस्तान की चाल भी थी कि बिल्कुल अलग रहते हुए हमारे साथ काम करना, हमारे साथ दिमाग रखना। लेकिन यह भाप गए थे सरदार पटेल साहब और VP मेनन, इन्होंने मिल करके इन लोगों को भारत में शामिल करवा लिया। अब देखिए आगे, इतना आपने समझा तो बता दें कि एग्ज़ाम में हमारे एक सवाल पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ी रियासत कौन थी? बड़ी रियासत कौन थी? अगर आपको इसका उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में इसका लिखिए। आप लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय तक याद रहेगा, एग्ज़ाम तक कम से कम तो याद ही रहेगा। और अगर आपको सुन करके
और केवल देख करके अगर मतलब कि सीखना चाहते हैं तो आपको देरी लगेगी, समय लगेगा। या तो इसे आप 2 3 4 बार यानी लगातार कई बार देखेंगे तब आपको याद होगा, लेकिन एक बार लिखेंगे तो उसके बराबर ही होगा। इसलिए हमेशा आप लिखने का प्रयास करते रहिए। तो आगे बढ़ते हैं। जब रियासतें 552 भारत में मिल गई तो अब जो है 1948 में 1947 से 48 तक अभी संविधान का निर्माण ही हो रहा था। कोई ज़्यादा प्रगति हमारे देश में हुई नहीं, लेकिन 48 में धीरे धीरे जो संविधान का काम था पूरा हो रहा था, यानी पूरा होने को हो रहा था। तो लोगों को लगा कि अब धीरे धीरे इसमें परिवर्तन करें और जितनी भी फैली हुई जो नियम कानून है उसे समेट करके एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से उसे बना के रखा जाए। तो राज्यों के बारे में इन्होंने सोचा। तो उस समय एस के धर यहाँ पे थे, यस के धर जो है एक आयोग बनाया गया जो भाषाई प्रांत आयोग के लिए इन्हें नियुक्त किया गया था और यह इसके अध्यक्ष थे। इसके क्या से अध्यक्ष थे और इनकी नियुक्ति करी गई। और इन्होंने दिसंबर 1948 में कब क्या किया तो अपना रिपोर्ट दिया, दिसंबर 1948 में। और इन्होंने अप्रैल में इसकी नियुक्ति की थी आयोग की भाषाई प्रांत के आधार पर इसे बनाने के लिए, क्योंकि उस समय जोर पकड़ा हुआ था कि जो राज्य हैं भाषा के आधार पर बनाए जाएं। तो यस्कधर समिति ने इस पर विचार करने के लिए बनाई गई और रिपोर्ट भी 1948 में दी। और इन्होंने बताया और रिपोर्ट में कहा गया कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाले समय में अगर सभी लोग अपने राज्य के लिए मांग करें, अपने भाषा के लिए राज्य का मांग करें तो हमारा देश जो है टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अभी तो हम ये लोग या हमारा देश अभी इतनी ज़्यादा परेशानियों से, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ के अभी निकला है। और अगर इसी समय से फिर से ऐसे ही मतलब बंटवारे होते रहे, मतलब कि जातियों में जाति का बंटवारा हो जाए, भाषा से भाषा का, धर्म से धर्म का, तो भारत फिर से टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए इसे एक साथ बांधने के लिए, एक माले में पिरो कर रखने के लिए ये ज़रूरी था कि भाषा के आधार पर बंटवारा न किया जाए। और उन्होंने कहा कि अगर आप जो है बंटवारा करना चाहते हैं राज्य का तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का बंटवारा करें। किसके आधार पर? तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, बिल्कुल। लेकिन फिर भी इस पर विरोध होने लगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य था जो कि भाषा के आधार पर निर्माण किया गया था। तो कई ऐसे राज्य थे जो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने के लिए प्रयास में थे और वह धरना प्रदर्शन वगैरह और हड़ताल वगैरह भी लगातार कर रहे थे। तो इस चीज़ को फिर से समझने के लिए एक और समिति बनाई गई जिसे JPV, ठीक है, JBP समिति बनाई गई। इसमें कौन कौन से लोग थे? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इसमें अब ठीक है, इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू थे, BP मेनन थे इसमें, और यहाँ पे राजगोपालाचारी थे।
ये 3 लोग जो है इसके सदस्य थे और इन्होंने इस समिति के चुने गए सदस्य, और इन्होंने इन लोगों ने भी अपनी रिपोर्ट जब दी तो इन लोगों ने रिपोर्ट अपने जो है, देखिए दिसंबर में ही JPV समिति भी बना दी गई, दिसंबर में ही, ठीक है। और फिर अप्रैल 1949 में, अप्रैल, ठीक है, 1949 में JPV समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रदान की। जब अपनी रिपोर्ट प्रदान की तो उसने भी इस SK धर समिति का ही समर्थन किया। अब इसके बाद चलता रहा, लेकिन जो हड़ताल पर थे बिल्कुल अपने मतलब अपने प्रयास में लगे हुए थे, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण आंध्र प्रदेश के नेता रामुल्लू पोट्टी श्री यानी पोट्टी श्री रामुल्लू थे। पोट्टी श्री रामुल्लू थे। यह अनशन पर बैठ गए, अनशन बैठ गए, साथ में भूख हड़ताल भी इन्होंने ले ली और 58 दिन तक भूख हड़ताल में रहे, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग करवाने के लिए, देखिए जितने भी नेता हैं अपने फायदे के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य का बंटवारा करवाना चाहते थे। इनको फ़ायदा यह था कि अगर भाषा के आधार पर रहेगा तो हम केवल एक ही भाषा क्या करेंगे, जानेंगे, और उसी भाषा के आधार पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम अपनी भाषा में लोगों को समझा पाएंगे। नहीं तो मान लो अलग अलग भाषा रहेगी तो एक नेता कहाँ कहाँ जाकर समझाएगा, मतलब कि कौन कौन भाषा जो है सीखेगा। इसके लिए समस्या थी और नेता जो है अपनी समस्या को पहले भाग गए थे, इसलिए वे चाहते थे कि अगर भाषा के आधार पर परिवर्तन मतलब कि राज्य का निर्माण नहीं हुआ तो वे अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पाएंगे, नेताओं का काम और विकास रुक जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है जो होता है वही होता है जो पोट्टी श्री रामुल्लू चाहते थे। अक्टूबर 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए सहमत हो गए और उन्हें घोषणा भी कर दी कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग रहेगा और यह एक राज्य के रूप में जाना जाएगा। अब इस तरीके से राज्यों की बाढ़ सी आ गई, ठीक है। लेकिन इसके पहले जब SK धर समिति थी तो उसने राज्यों को 4 भागों में बांटी थी। किसमें? 4 भागों में। पहला जो भाग था वह था कि ब्रिटिश गवर्नर शासक, जहाँ पे ब्रिटिश के गवर्नर हों, यानी ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के राज्यपाल हों, गवर्नर हों, अगर वैसा क्षेत्र जो है वह क वाले में शामिल होगा। ख वाले में जहाँ पे विधानसभा थी और साथ में शाही शासन भी था। विधानसभा या शाही और शाही जहाँ शासन था वो ख में शामिल हो गए, वह जो है ख में शामिल हो गए या शामिल किए गए। ग उनको शामिल किया गया जहाँ भारत के मुख्य आयुक्त थे। मुख्य आयुक्त जिस क्षेत्र पे में बैठते थे उस क्षेत्र को ग में शामिल किया गया, जबकि घ में अंडमान निकोबार को केवल शामिल किया गया। तो 4 भागों में हमारे राज्यों को बांट दिया गया था। कब? 1948 में SK धर समिति के हिसाब से। इसमें जो है ब्रिटिश राज्य जो थे, ब्रिटिश राज्य को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा, और हमने इस आपको पहले ही इस बारे में जानकारी दे दी थी कि इसमें जो दो क और ख हैं इनसे मिलकर राज्य बने, जबकि ग और घ को मिला करके यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कैसे? देखिए, ब्रिटिश राज्य जो थे एक राज्य की तरह माने गए, और विधानसभा जो थी वह विधानसभा जहाँ है तो वहाँ भी आज भी राज्य है। जैसे देख लीजिए, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा है, बिहार में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश क्या है, तो ये सब विधानसभा यहाँ पे है, तो ये सब राज्य हैं। आज भी देखिए, जहाँ पे मुख्य आयुक्त बैठते हैं उन्हें यूनियन टेरिटरी में शामिल किया जाता है। जैसे चंडीगढ़ में कौन बैठता है, तो मुख्य आयुक्त बैठते हैं चंडीगढ़ में। तो इसी तरह से दादर नगर हवेली, दमन दीव, यहाँ भी मुख्य आयुक्त बैठते हैं। तो यह किसमें, ग में शामिल हुआ गया। अब इसे यूटी में शामिल कर लिया गया है, और अंडमान निकोबार जो है यूटी में है, ये है। और उसके बाद जो है लक्षद्वीप को भी भारत ने अपना बनाया, तो यह भी क्या था, यूटी में शामिल रहा। तो इस तरीके से आपने इतना समझा। अब जो है, जब रामल्लू पुटुल्लू की मृत्यु हो गई हड़ताल करते वक्त, तो अब जो है समस्या और बढ़ गई, और भाषा के आधार पर फैसला तो ले लिया गया कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण तो किया जाएगा। अब इसमें कमियां और इसे उचित तरीके से बनाए रखने के लिए एक समिति की गठित की गई, जिसका नाम था फजल अली समिति। फजल अली समिति, तो फजल अली इसके अध्यक्ष भी थे। ठीक है, मतलब कि राज्य पुनर्गठन आयोग की, जो कि 1953 में इसकी स्थापना हो गई। कब? तो वही नवंबर में इसकी स्थापना हुई थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में जाकर दिया। 1956 में रिपोर्ट में बताया। इसके साथ साथ एक और चीज़, फजल अली जो आयोग था इसमें दो और इसके सदस्य थे। पहले थे फजल अली, तो इसके अध्यक्ष थे। दो और सदस्य जो थे के.एम. पडिक्कर थे। के.एम. पडिक्कर, के.एम. पडिक्कर, और यहाँ पे H.N. कुंजरू, H.N. कुंजरू, तो के.एम. पडिक्कर और H.N. कुंजरू। तो पडिक्कर और कुंजरू अगर आप याद रखते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। के.एम. पडिक्कर और H.N. कुंजरू फजल अली समिति के ये सदस्य हुआ करते थे। नवंबर 1953 में इसकी नियुक्ति हुई। 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया कि बिल्कुल भाषा के आधार पर इसे हम राज्य पुनर्गठन कर सकते हैं, और इसमें कुछ शर्तें भी डाली गई कि राज्य अगर पुनर्गठन मतलब किया जाता है तो उसमें किसी भी राज्य के, किसी भी भाषा के, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के लोग वहाँ पे रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर वह मान लीजिए गुजरात है, वहाँ पे गुजराती लोग बोलते हैं तो उसके हिसाब से हुआ, जबकि आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलते हैं तो वहाँ पे केवल तेलुगु वासी ही नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं कि जो तेलुगु नहीं बोलते हैं उन्हें बाहर खदेड़ दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी आके रहना चाहता है बिल्कुल रहे, बस नाम है कि वह जो है आंध्र प्रदेश है, वहाँ तेलुगु लोग रहते हैं, बस उनकी मतलब जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए उनको वहाँ पे संबोधित किया गया है। लेकिन कोई भी आया जाए, रहे, व्यापार करे, नौकरी करे, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट थी। और इससे यानी राज्य पुनर्गठन आयोग को 1956 में लागू भी कर दिया गया। तो अब
56 में जब लागू हुआ, लेकिन 1953 में ही आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया था। ये नहीं कि जब लागू हुआ तो उस समय से आंध्र प्रदेश जो है उसका पुनर्निर्माण हुआ है, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, तो इतना आपने बिल्कुल समझ लिया होगा। और जब निर्माण किया गया तो अब दो भागों में यानी दो तरह के क्षेत्र बनाए गए। पहला था राज्य जिसे हम स्टेट कहते हैं, और दूसरा बना यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि भाग ए और बी में राज्यों को रखा गया और सी और डी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना गया। और इस तरह से कुल 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 5 केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन है तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला दिल्ली तो रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद देखिए चंडीगढ़ बाद में बनाया गया, चंडीगढ़ पहले नहीं था, ठीक है। पांडिचेरी, ठीक है। अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान और निकोबार हो गया। कितने हुए? 3 हुए। चौथा कौन होगा? तो चौथा लक्षद्वीप हो जाएगा। अब आप जो है पांचवा आप लिख के बताएंगे कि पांचवा इसमें से कौन होगा जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। आप इसे जरूर लिखेंगे, आप खोज कर लिखिए, पूछ कर लिखिए, लेकिन इसे लिखिए। और इसे लिखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको यह याद रहेगा हमेशा के लिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 2 को 1948 में अलग तरीके से जाना गया, जबकि 1950 में थोड़ा बहुत संशोधन करके उसे थोड़ा सा मतलब परिवर्तित किया गया। इसमें क्या प्रावधान है कि संसद समय समय पर कानून द्वारा ऐसे नियम और शर्तें, ठीक है ना, निर्धारित करेगी, ठीक है। समय समय पर कुछ नियम बनाएगी, कानून बनाएगी और शर्त भी बना के रखेगी जो वह उचित समझे। मतलब कि पूरी तरीके से यह संसद को दे दी गई है पावर। वह नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है, मैंने बताया। और इसी के आधार पर सिक्किम जो है बिल्कुल अलग था, वह स्वतंत्रता के समय भारत में शामिल नहीं हुआ था और उसे इसी अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में शामिल किया गया। और संस्करण 2 जब आया 1950 में संशोधित होकर, इसमें कहा गया कि संसद कानून द्वारा ऐसे नियम और शर्त पर नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है। मान लीजिए कोई ऐसा राज्य हो जैसे जम्मू कश्मीर, है ना। जब जम्मू कश्मीर शामिल हुआ भारत में तो वह कई सारे शर्त रखा कि हम भारत में शामिल होंगे, ठीक है, लेकिन केवल 3 ऐसे मामले होंगे जो आपको हम देंगे, बाकी जितने मामले होंगे राज्य खुद निर्धारित करेगा, उसमें केंद्र का कोई हाथ नहीं होगा। तो पहला था अंतर्राष्ट्रीय मामला। अंतर्राष्ट्रीय मामला कौन देखेगा? भारत सरकार। वित्तीय मामला कौन देखेगा? तो भारत सरकार देखेगा, ठीक है। वित्तीय सरकार भी भारत ही देखेगा। और इसके बाद कम्युनिकेशन यानी संचार वाला जो है विभाग, वो भी भारत से देखेगा। बाकी इसके अलावा जितना भी है वह सब खुद राज्य अपने अनुसार निर्णय लेगा। अब देखिए यह क्या है, शर्त लाद दी गई। इसके बाद 35 ए भी इसमें लगाई गई थी। यह भी क्या था? शर्त था। तो जब नए राज्य बनाने को हुए तो कहा गया कि किसी भी शर्त पर अगर कोई हमारे में जुड़ना चाहता है तो उसे शामिल कर लिया जाए। तो इस तरह से यहाँ पे तरीके
बनाए गए, आप बिल्कुल बखूबी से समझ रहे होंगे। या स्थापित कर सकती है जैसा वह उचित समझे। यह कौन करेगा? संसद करेगा। इसमें न न्यायपालिका, न कार्यपालिका, न चुनाव आयोग, कोई भी इसे जो है डिस्टर्ब नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने बताया कि इसी तरह का ही जो मामला था सिक्किम का, कि सिक्किम जो है अनुच्छेद 2A के तहत 10वीं अनुसूची में शर्तों के तहत पूरी तरह से नए प्रकार से किसमें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। सिक्किम इसमें अनुच्छेद 2A से, 2A में क्या है कि किसी भी शर्त पर जो है किसी भी राज्य को भारत में शामिल किया जा सकता है। और इसे 10वीं अनुसूची में जो है शर्त कुछ है, उसके आधार पर इसे जो है शामिल कर लिया गया और इसे सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन जो यह नियम लगाया गया था यह असफल रहा। इसलिए जो है 1975 में सिक्किम को शर्त वर्त सब जितने भी हैं सबको हटा करके एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मतलब कि अब वह भारत का अभिन्न हिस्सा है, अब वह चाह कर भी भारत से अलग नहीं हो सकता। ऐसे ही 56वां संशोधन जो था उसमें 7वां संशोधन हमने बताया कि वही जो 4 भागों में जो क्षेत्र को बांटे गए थे उसे जो है 2 भागों में यानी 2 तरह के क्षेत्र के रूप में इसे बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि संसद में कोई अलग प्रतिनिधि नहीं है। हालांकि मछली पालन, तेल, गैस जैसे संसाधन के दोहन के लिए लोग इन अपतटीय क्षेत्र पे निवास करते हैं। ऐसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग रहते हैं लेकिन संसद उस पर नियंत्रण अपना नहीं रखती है। ठीक है, संसद अपना नियंत्रण नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी चाहे वह राज्य हो चाहे यह केंद्र शासित प्रदेश हो, ठीक है, और वह क्या सूचीबद्ध न हो, यानी वह इसमें लिखा नहीं गया हो कहीं, तो वह किसका क्षेत्र होगा? कुछ लोग हैं जो यहाँ पे रहते हों, वहाँ पे कुछ अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अब जीविका चलाने के लिए होते हैं लोग, तो वह क्षेत्र किस में आएगा? या मान लीजिए कोई राज्य है, राज्य के सामने का समुद्र तट है, तो वह समस्या अगर वहाँ पे कोई घटना होती है जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसके लिए प्रावधान है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अगर मामला है तो सेंटर यानी केंद्र सरकार उसमें अपनी भूमिका निभाएगी, जबकि छोटे मोटे मामले हैं या राज्यों के बीच मामले तो भी केंद्र करेगी, या केवल एक राज्य का मामला है तो राज्य सरकार खुद इससे निपटेगा। तो आपका जो पहले क्वेश्चन था जो आपने सबसे पहले हमने लिखा है उसके थंबनेल में ही, उसका आंसर यहाँ है कि अगर किसी भी क्षेत्र में कोई घटना घटती है तो वह जैसे जिस क्षेत्र में जैसी होगी, अगर अंतर्राष्ट्रीय है तो केंद्र का उस पर प्रभाव होगा, बाकी का जो है राज्य खुद समझेगा। और इसमें जो है देखिए अब 40वां संशोधन किया गया 1976 में, यानी 40वां किया गया 1976 में, 41वां भी किया गया और 42वां भी 1976 में ही किया गया, जिसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो कि आप उस समय आपातकालीन चल रहा था, उस समय जो है आपातकालीन की स्थिति थी, तो राष्ट्रपति की जो है यहाँ पे सहमति भी क्या हो गई? प्राप्त हो गई। और अनुच्छेद 297 पहले भी संविधान 15वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा यह संशोधित था। कौन? अनुच्छेद 297 में फिर संशोधन किया गया ताकि यह निहित किया जा सके कि भारत का संघ भारत के प्रादेशिक जल या महाद्वीपीय शेल्फ या विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुद्र में अंतर्निहित सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीज़ें किसकी हों? तो भारत की यानी भारत सरकार की हों। तो 297 में यह पहले राज्यों का था,
जो भी समस्या अगर घटती थी तो पहले राज्यों के अंतर्गत था, लेकिन बाद में इसे अगर छोटे मोटे मामले हैं तो राज्य देखेंगे, लेकिन अगर बड़े मामले जैसे भूमि का कोई बात है, खनिज है, मूल्यवान चीज़ है, कोई तेल वगैरह निकलता है, तो वह भारत के संघ का होगा, यानी केंद्र सरकार उसके ऊपर जिम्मेदार होगी, वह उसे अपने समझेगी और उसका दोहन कर सकती है। फिर 1976 में सेल्फ आर्थिक जोन समुद्री क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा अन्य देशों के साथ व्यवहार के लिए संप्रभु यानी अपने जो विचार हैं उसे खुद अपना कर सकता है, उसे अपने हिसाब से मतलब अपने हिसाब से उसे कानूनी रूप दे सकता है, उस पर किसी का भी अधिकार नहीं रहेगा या कोई रोक टोक नहीं सकता, यही बताया गया है संप्रभु। और समुद्री क्षेत्र में जो भी राज्यों के हिस्से हैं, क्योंकि अनुसूची 1 में अलग से सूची कोई नहीं दिया गया है ना, देखिए इसमें कोई सूची नहीं बताई गई है कि जो समुद्री क्षेत्र है वह किसका है, कोई नहीं बताया गया। केंद्र भाई लिखा नहीं गया कहीं गया, तो कैसे पता चलेगा कि किसका है, राज्य का है कि केंद्र का है। तो यहाँ पे इसको निश्चित किया गया कि केंद्र सरकार की जो भूमिका है मुख्य रूप से बाहरी खतरों से अपतटीय क्षेत्र की रक्षा करेगा। देखिए अब जो है आपका प्रश्न का उत्तर जो है पूरे सही तरीके से यहाँ पे मिलने वाला है, यानी केवल अंतर्राष्ट्रीय जब रहेगा तो ही मतलब कि केंद्र सरकार का इस पर अधिकार होगा, इसे सुनवाई करने का, इसे सही करने का, या इसमें जो निर्णय लिया गया है उसे संतुष्ट कराने का, ठीक है। लेकिन अगर यह छोटा मोटा मामला कैसा ही मामला हो या कोई भी यहाँ पे चीज़ मिल जाता है जो मूल्यवान हो, तेल वगैरह मिल जाता है, तो यह पूरी तरीके से राज्य की संपत्ति होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 3 में क्या है, इसमें ए से ई तक सब अनुच्छेद है। तीसरे में बताया गया है कि नए राज्य का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। मैंने बताया कि पहले में क्या है, राज्य और संघ के क्या है, नाम है। दूसरे में है कि सांसद अन्य राज्यों को या बाहरी क्षेत्रों को भारत में शामिल कर सकता है। तीसरे में है, मान लो अब बाहर से शामिल कर लिया तो अब उनके नाम परिवर्तित करने हैं, ठीक है। पहला है कि किसी राज्य या क्षेत्र को अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्से को एकजुट करके किसी राज्य के हिस्से के किसी क्षेत्र को एकजुट करके नया राज्य बनाना। अब अंदर आ गया, अगर भारत के क्षेत्र में जुड़ गया तो अब उसमें किसी अन्य राज्य में मिला सकता है या किसी छोटे राज्य को उस राज्य में मिला सकता है, या अन्य थोड़े थोड़े क्षेत्रों काट के अन्य क्षेत्रों में से मिलाया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि सांसद इसमें कोई भी परिवर्तन करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अब किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा भी सकती है। अब 1 के अंतर्गत क्या है कि जब किसी राज्य में किसी राज्य का क्षेत्र जोड़ेगी तो बिल्कुल बढ़ेगी, तो अब इसमें क्या हो गया, बढ़ा सकती है, क्योंकि देखिए इसमें लिखा नहीं गया जोड़ेगी तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जोड़ने का मतलब है कि जोड़े कहीं और से ला के जोड़े, लेकिन हमारा क्षेत्र घटना नहीं चाहिए, तो इसमें बता दिया गया कि अगर भाई इसमें बढ़ेगा घट भी सकता है, क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो जाएगा। फिर सीमा भी बदल सकती है, यहाँ तक कि नाम भी यहाँ पे बदला जा सकता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। आगे अब देखिए, अब जो चौथा अनुच्छेद है इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम बताएंगे वो उधर वाला, इसके बाद ही आएगा। चौथा में है कि चौथी अनुसूची और पूरक आकस्मिक परिणामी
मामलों में संशोधन के लिए 2 और 3 के अंतर्गत यह कानून बनाया गया है। बताया गया है कि जब 2 या 3 काम होगा या संशोधन होगा तो उसमें या कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो जाए या कोई भी पूरक या आकस्मिक परिणामी प्रावधान भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसमें सांसद और विधानमंडल, राज्यों या राज्यों के विधानमंडलों के प्रतिनिधित्व प्रधान शामिल हो सकता है, जैसा कि सांसद इसे आवश्यक समझे। 2-3 बताया गया है कि जो राज्य हैं या राज्य क्षेत्र हैं अपना सांसद यानी पार्लियामेंट जैसा उचित समझे उनके साथ प्रभावी रूप से पेश आ सकता है, उनमें परिवर्तन कर सकता है, इसमें कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, नहीं बोल सकता है। और जैसा कि दूसरे में बताया गया है कि यह कोई संशोधन कानून नहीं है, यह 368 के अंतर्गत नहीं आएगा और इसलिए यह 368 में नहीं आएगा, इसलिए यह संशोधन नहीं माना जाएगा। जब संशोधन नहीं माना जाएगा तो इसे कोई भी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी इस पर विचार नहीं करेगा। अगर सांसद ने भेज दिया कि नए राज्य को मिलना है भारत में और उसने पूरी अपने बहुमत से उसे पेश किया है और वो राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए, तो राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता। तो आइए यहाँ पे इसे समझते हैं। क्या लिखा है कि बशर्ते, देखिए, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा संसद के किसी सदन में पेश नहीं किया जाएगा, ठीक है, जब तक कि बी में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित नहीं करता। कराना कि अगर जो है ऐसा कोई है जो 2 और 3 में दिया गया है, ठीक है, 2 और 3 में दिया गया है, वह चीज़ को राष्ट्रपति से पूछने की जरूरत नहीं है, संसद अपने आप उसमें संज्ञान ले सकती है। लेकिन इसके अलावा जितने भी संशोधन है राष्ट्रपति से पूछकर ही किए जाएंगे। विधेयक को अगर पारित कर दिया गया तो राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधानमंडल को उस अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए भेजा जाता है। मान लीजिए कि कोई विधेयक पारित हो गया और वह उस राज्य से संबंधित है तो राज्य के विधानमंडल को उससे संबंधित विचार अपना व्यक्त करने के लिए भेजा जाएगा और वह अपने सीमित समय के अंदर राष्ट्रपति को अनुमति दे सकता है। और यह अनुमति जो है अवधि अगर समाप्त हो गई तो भी जो है उसमें अपने आप, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वह जो है लागू हो जाएगा। यह संविधान अनुच्छेद 3 में प्रावधान के लिए है और 1955 यानी 5वें संशोधन के अंतर्गत इसे प्रतिस्थापित किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी 2 और 3 को छोड़ करके संशोधन होता है तो राष्ट्रपति से पहले पूछा जाएगा, ठीक है। अगर कोई राज्य का मामला है तो राष्ट्रपति राज्य को भी अपनी बात व्यक्त करने के लिए भेजेगा, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, भले वह समय के भीतर उस पर जवाब दे या न दे, ठीक है। अगर उसे सही लगेगा कि नहीं कि इस पर परिवर्तन करना चाहिए, यह संशोधन थोड़ा सा उचित है, अनुचित है, नहीं करना चाहिए, तो उस पर वह भले अपना विचार कर सकते हैं लेकिन बाध्य नहीं है। आगे देखें तो जब 5वां संशोधन हुआ 1955 में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 को संशोधित करने का प्रयास किया गया। 5वें संशोधन में अनुच्छेद 3 को संशोधन करने का प्रयास किया गया। 3 में क्या है कि राज्यों के परिवर्तन नाम में चाहे हो, चाहे स्थान उसके भाग में हो, क्षेत्रफल को घटाना बढ़ाना जो भी है भाग 3 में है। तो उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी थी और 26 दिसंबर 1955 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भी किया गया था। और अनुच्छेद 3 में राज्यों के पुनर्गठन कानून पर राज्यों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं करता। अब यहाँ पे अनुच्छेद यह लगा दिया गया कि अब उसे किसी भी अगर राज्यों के द्वारा विचार
कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसको सीमा को हटा दिया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया, कि मतलब कि अब राज्य से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में यह आशंका थी कि राज्य लंबे समय तक अपने विचार व्यक्त न करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित होने से रोक सकते हैं, और ये जरूरी था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मान लीजिए जो राज्य को बदलने का जो प्रक्रिया है, ठीक है, जिससे कि फजल अली के अध्यक्षता में पूरा राज्य भाषाई राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। तो कहने का सब मतलब यह रहा कि अगर राज्य से पूछने का उसे व्यक्ति व्यक्त करने का अगर अधिकार दिया जाता है, तो बाद में जब राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत राज्यों का बंटवारा किया जाएगा भाषा के आधार पर, तो कुछ राज्य जो है भाग कट के दूसरे भाग में जाएगा, तो राज्य इस पर तो अपनी अभिव्यक्ति देगा नहीं, कुछ राज्य जो है मना कर देंगे। तो इसलिए इस नियम में ही बदलाव कर दिया गया और बताया, ऐसा कहा गया कि इसमें राज्य की कोई भी अपनी विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं होगा। अब अनुच्छेद 1 सीमा प्रदान करता है। अब सीमा मतलब समय दे दिया गया जिसके भीतर राज्य अपना विचार अगर करेगा तो ठीक है, और यदि वे निर्धारित समय के भीतर अपना विचार व्यक्त नहीं करते तो भी विधेयक संसद के द्वारा क्या है, पारित किया जा सकता है। लेकिन इसके पहले ऐसा नहीं था, राज्य के द्वारा इसे अपना विचार व्यक्त करने के लिए पूरी अनुमति थी, लेकिन बाद में इसे अनुमति हटा दी गई 5वें संविधान संशोधन 1955 के द्वारा। अब स्पष्टीकरण यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें क्या है कि इस अनुच्छेद में खंड ए से ई में राज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, लेकिन राज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है। क्या समझे? ए से ई में, ए से ई कहाँ है हमने आपको बताया कब, तीसरे वाले देख सकते हैं यहाँ पे तीसरे में ए से ई तक, ठीक है, जितने भी अनुच्छेद हैं, तो इसके बारे में क्या है कि इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बताया गया कि ए से ई में तो केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए समझिए, इसमें समस्या यह है कि अगर बंटवारा करते हुए जो पहले से केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, उस बंटवारे में तो आ ही जाएगा, लेकिन जब संविधान संशोधन किया गया तो उस समय केंद्र शासित प्रदेश को उसमें शामिल नहीं किया गया। कहा कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वह अलग रहेगा। अब जो है राज्यों का जो बंटवारा होगा, राज्यों में जो काट पीट के उन्हें अलग अलग किया जाएगा, तो उसमें राज्य की अभिव्यक्ति नहीं होगी, जबकि उसमें अगर केंद्र शासित प्रदेश होता है तो वह वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। दूसरा स्पष्टीकरण यहाँ पे है कि खंड ए के द्वारा संसद को जो शक्ति प्राप्त की गई है किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिलाकर एक नया राज्य बनाने की, तो वह व्यक्त शक्ति इसमें शामिल है। तो दूसरे स्पष्टीकरण में हो गया कि खंड ए में पहले ही लिख दिया गया है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो भी हैं वह एक दूसरे में मिला करके या हटा करके नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा सकते हैं, जबकि पहले में कहा गया है कि खंड ए में तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जब परंतु की बात यहाँ पर जोड़ दी गई है कि असल में है नहीं, ठीक है। ऐसे ही 1966 में 18वां संविधान संशोधन हुआ। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शब्दों को नया अर्थ देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 में संशोधन फिर से किया गया। 1955 में किया गया पहले, फिर 1966 में भी यहाँ पे किया गया, किसमें, अनुच्छेद 3 में संशोधन, और स्पष्ट किया गया कि खंड ए से ई में
राज्य शब्द में केंद्र शासित प्रदेश शामिल होना चाहिए। हमने बताया कि पहले इसे शामिल करने से रोक रहा था, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, इसमें यूटी भी शामिल कर लिया जाए, परंतु अब इसमें परंतु शामिल नहीं किया गया था, अलग कर दिया गया। बताया गया कि खंड ए के तहत शक्ति में एक नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के गठन के लिए संसद का अधिकार शामिल है। अब संसद ही वही काम कर सकती है जो उसे अच्छा लगे, जो उचित लगे, या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के एक हिस्से को किसी अन्य राज्य में जोड़कर या हटाकर इसे एक नया राज्य या नया यूनियन टेरिटरी बना सकता है। तो आप समझ सकते हैं 1955 में दो स्पष्टीकरण दिया गया था। पहले में परंतु जोड़ दिया गया था कि यूटी नहीं है, ठीक है, और दूसरे में बात की गई थी नहीं कि हो सकता है, लेकिन 66 में इसे पूरी तरीके से साफ कर दिया गया कि दूसरे स्पष्टीकरण के अंतर्गत ही जो है यूटी भी इसमें शामिल रहेगा। ठीक है, तो आपने देखा 1 से 4 तक, ठीक है, और चौथा यहाँ पे हमने बताया वह आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा गया है कि कोई भी कानून 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, जो कि 2 और 3 में अगर संशोधन होता है तो वह 368 के अंतर्गत नहीं आएगा, तो वह राष्ट्रपति से कोई भी उसका संबंध ही नहीं है, ठीक है, वह केवल बस औपचारिक रह जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा लिखिएगा, और इसमें कौन सा अनुच्छेद आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, वो भी लिखिएगा। अगर आपको प्रश्न जो है अगर समझ में आया हो, जो पहले हमने थंबनेल पर दिया था, तो हाँ लिखिएगा, और आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।